हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एंजाइम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स। देखिए, एंजाइम काइनेटिक्स में जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग, अब देखिए मैंने क्या बोला, फैक्टर अफेक्टिंग मतलब वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हमने बताया था एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग है ना, अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। अब वो प्रभाव आपका सकारात्मक रूप से भी हो सकता है, नकारात्मक रूप से भी हो सकता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो अफेक्ट है, पहला फैक्टर जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, या इसको हम बोलेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई कोई रिएक्शन है, ठीक है, मान लो A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी इन द प्रेजेंस ऑफ D। ठीक है, अब जितना ये एंजाइम की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है अच्छे से और जो है फास्टली ग्रो होते रहेगी। ठीक है, इसका एक ग्राफ आता है, इस तरह से ये ग्राफ बनता है। यहाँ पर होता है आपका, मान लो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ठीक है, अब ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी या रेट। ठीक है, वेलोसिटी या रेट, ठीक है, लिख देंगे इसको जो भी है। और यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन, या मैं इसको सीधे लिख देता हूँ कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, अभी इस पॉइंट पे बढ़ाया, फिर इस पॉइंट पे बढ़ाया, वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ते रहेगी। कैसे बढ़ते रहेगी, देखिए ये हमने बढ़ाते रहे, मान लो इस पॉइंट पर कितना कंसंट्रेशन है, इतना, तो वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी, यहाँ पर वेलोसिटी आएगी। अब कंसंट्रेशन मान लो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे मान लो, तो 15 पे कितनी होगी, 6, 20 पे कितनी होगी, 8। मतलब जैसे जैसे, मतलब जब एंजाइम की कंसंट्रेशन 5 थी या 10 थी तो वेलोसिटी कितनी थी, रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, 10 में 4 था। अब 10 से हमने बढ़ा के 15 कर दिया, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। 20 कर दिया तो कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है आपका एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे हम एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो हो गया आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पहला फैक्टर था आपका कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब दूसरा है आपका फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, वही सेम बात है कि ये A प्लस बी इज इक्वल्स टू डी सी इन प्रेजेंस ऑफ डी। अब ये क्या है, एंजाइम का सबस्ट्रेट है। ठीक है, या हम इसको ऐसे में ऐसे बता देता हूँ आपको। ठीक है, यह है एंजाइम, यह है सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर बनता है आपका ES कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर फर्दर P प्लस E वो अलग होता है, उस हम अभी इतनी की बात कर रहे हैं। यह है एंजाइम, यह है सबस्ट्रेट, और ये बन रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा कि भैया जैसे जैसे हम एंजाइम बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब भी ये है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। क्या ये सच है? नहीं, पूरी तरीके से ये सच नहीं है। क्यों?
जो इसका हमें ग्राफ मिलता है, क्यों ऐसा मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो इसका ग्राफ मिलता है हमें वो इस तरह से मिलता है, इस तरह से, इस तरह का ग्राफ इसमें हमें मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला कर्व। क्या बोला? हाइपरबोला। अब देखिए, ठीक है, ये हाइपरबोला कर्व है। इसमें सेम वही है, यहाँ पर है कंसंट्रेशन, यहाँ पर है वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं एक टाइम के बाद जो है ये क्या आ जा रहा है आपका, एक जो है इक्वल जो है आपका रेशियो में, मतलब ये जो है इक्वल जो है आपका वो दे रहा है। ठीक है ना, घट रहा ना बढ़ रहा है, कांस्टेंट रूप से चलता चला जा रहा है। किसकी तरह? एंजाइम कंसंट्रेशन की तरह। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो आपके पास है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। अब देखिए, ठीक है, और आपके पास है लकड़ी, और इससे क्या हो रहा है? आग लग रही है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल को आप मान लो एंजाइम और लकड़ी को आप मान लो सबस्ट्रेट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आग भी बढ़ते रहेगी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अगर आपके पास अच्छे अमाउंट में मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, और जो आप अगर लकड़ी उसमें डालते जा रहे हो तो आग बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप इस लकड़ी को ही डालते जा रहे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन मिट्टी का तेल आप नहीं डाल रहे हो, तो क्या वो आग जलेगी? नहीं जलेगी, वो आग बुझ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आग जल गई है, ठीक है, आग अब थमने वाली है, बुझने वाली है, और ऊपर से आप बहुत सारी लकड़ी उसमें डाल दो। ठीक है, इतनी लकड़ी डाल दो कि वो आग ही बुझ जाए। ठीक है, लकड़ी के दबाव से आग बुझ जाए। ठीक है, मिट्टी का तेल तो आप यूज़ कर नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा? जो आपका जो आग है वो बुझ जाएगी धीरे धीरे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो ये है आपका जिसमें हम आग जलाते हैं। ठीक है, आग तो रेड कलर की होती है, तो रेड से दिखा देता हूँ। ये है आपकी आग। ठीक है, ये इसमें आग जल रही है, ये लकड़ियाँ हमने डाली, लकड़ियाँ जल रही हैं। अब लकड़ियाँ धीरे धीरे बुझ रही हैं। अब आग थोड़ा मंद होगी, आप उसमें आपने फिर से बहुत सारी लकड़ियाँ डाल दी। एक दो लकड़ी नहीं, बहुत सारी लकड़ी से भर दिया उसको पूरा। तो क्या वो आग जलेगी? नहीं जलेगी। सेम वही होता है यहाँ पर भी, एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में, कि आप चाहे कितनी भी लकड़ी डाल दो, जब तक मिट्टी का तेल आपके पास नहीं है, केरोसिन ऑयल आपके पास थोड़ी अमाउंट में नहीं है, तो आग नहीं लग पाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है? अगर आप ग्राफ देखोगे तो स्टार्टिंग में तो बढ़िया ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर ये प्लेटू, इसे हम बोलते हैं प्लेटू कर्व। ठीक है, तो एक प्लेटू कर्व में आ रहा है, ये एक सामान्य गति से जो है चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये तो हमने भाई ऐसे ही एक बोल दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, हमें इस चीज़ को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो मैं इसका एक डेरिवेशन है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब चूंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेरिवेशन थोड़ा मैथ्स जो है बोर लगेगा, तो वो यहाँ पर से थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे चल के ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, ठीक है, आगे चल के आप इस चीज़ को पढ़ोगे, तो इस वजह अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन वॉच। ठीक है, इसमें क्या है, देखो एक सिंपल सा कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेफिनेशन है इसमें, पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है जैसे इसको हम बोलते हैं Km, या कभी कभी इसे Ks भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफ Vmax और इसको हम बोलते हैं Vmax। Km क्या होता है? Km एंजाइम का वो कंसंट्रेशन है जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है हाफ Vmax तक पहुंच जाता है, या वेलोसिटी जो है अपने आधे तक पहुंच जाती है। Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम रेट, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हाफ Vmax मतलब जब कोई रिएक्शन चल रही है और वो जैसे ही जो है हाफ Vmax में पहुंच गई है जिस कंसंट्रेशन पे, ये क्या है आपका एंजाइम कंसंट्रेशन। मान लो ये कंसंट्रेशन है 10 और 10 में ये पहुंच गई है 25 में, और टोटल कितना है 50, मतलब ये हाफ Vmax में पहुंच गई है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे Km। ठीक है, इसको जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा नाम है, इसका नाम है मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन। ये आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन। ठीक है,
इसको प्रूफ करना होता है वो प्रूफ भी हम कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसको प्रूफ करना, ठीक है। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मैकेनिज्म-मेंटन इक्वेशन होती है, मैकेनिज्म-मेंटन इक्वेशन ये बोलती है कि किसी भी पॉइंट पर या कंसंट्रेशन में जब वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वो अपने हाफ पर पहुंच जाती है या हाफ वी मैक्स में पहुंच जाती है, हाफ वी मैक्स में जो भी कंसंट्रेशन होगी, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, हाफ वी मैक्स में जो भी एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी उसे हम बोलेंगे Km, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो आपको यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है और आप 25 पहुँच गए हो तो आप कहोगे भाई Km हो गया, Km आ गया है, मैकेनिज्म-मेंटन इक्वेशन इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। अब मैं फटाफट इसका डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कि ये कैसे जो है हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डेरिवेशन में कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मैंने अभी बताया था E + S = ES कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, एंजाइम तो एज इट इज़ निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो E + S = KS, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं K1 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी तो ये K1 होगा, जब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों तरफ है ना, तो ये हो जाएगा K-1 और यहाँ पर ये K2 हो जाएगा, लेकिन ये K-2 नहीं होता, वैसे लिख तो सकते हैं लेकिन ये क्योंकि प्रोडक्ट तो बन चुका है, अब दोबारा प्रोडक्ट से ES कॉम्प्लेक्स बनना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर K-2 नहीं मानते लेकिन लिख लेते हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमको मैकेनिज्म-मेंटन इक्वेशन को जो है मतलब हमें इस डेरिवेशन इसके थ्रू प्रूफ करना है कि ऐसा होता है, जो भी हमने थ्योरी अभी बोली है। अब इसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट लगता है कि रेट ऑफ इनिशिएशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट से ब्रेकडाउन भी होगा। मतलब समझ रहे हो ना आप, जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन हो चुका है, ये हो जाएगा ES। अब देखिए, ठीक है, जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है इज इक्वल्स टू उसी रेट से ब्रेकडाउन भी होगा। ES कॉम्प्लेक्स जिस रेट से बन रहा है, ES कॉम्प्लेक्स उसी रेट से ब्रेक भी होगा, ये कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन E + S कैसे हो रहा है, K1 E × S, यही हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू K-1 और ये क्या है, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, ये बहुत इजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैथ्स, हल्की फुल्की मैथ्स लग रही है, 10th लेवल की मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको K-1 / K1 के फॉर्म में लाना है। क्यों? क्योंकि K-1 / K1 इज इक्वल्स टू होता है Km या Ks, ये Km बोलो मैकेनिज्म-मेंटन इक्वेशन या Ks बोलो, एक ही बात है, यहाँ पर हम Ks मान लेते हैं, ठीक है। बुक्स में ज़्यादातर Ks लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। Ks क्या होता है, मैंने बोला था ये होता है आपका K-1 / K1। अब इसको K-1 / Km के फॉर्म में ले आओ, मतलब K1 के फॉर्म में ले आओ, मतलब इसको आपने यहाँ डाल दिया, इसको आप यहाँ डालोगे तो ये इसके नीचे चले जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। अगर इसको आप इसके नीचे डाल दोगे, ठीक है, मतलब K-1 / K1, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा ES / E × S। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? इसको हम क्या बोल सकते हैं, ES / E × S, इसको हम बोल सकते हैं Km या Ks, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, ठीक है। अभी याद रखना, ये आगे चल के काम आ सकती है, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, टोटल एंजाइम्स, ठीक है। टोटल एंजाइम को हम दिखाते हैं E0 से या E0 से, E0 बोल देता हूँ। टोटल एंजाइम हो गया E0। टोटल एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम जो भी रिएक्शन में हो रहा है इन्वॉल्व, वो क्या हो रहा है, एक तो आपका प्रॉपर जो एंजाइम है, और जो एंजाइम आपका क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है,
टोटल एंजाइम मतलब एक तो एंजाइम है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 या 16 खिलाड़ी होते हैं। मेरी इतना ज़्यादा सही नहीं है क्रिकेट की नॉलेज, ठीक है। मान लो 16 खिलाड़ी होते हैं, गिने कितने जाते हैं, 11 गिने जाते हैं, 11 पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन टोटल की बात करो तो कितने होते हैं, टोटल होते हैं 16। गिने कितने जाते, बोला कितने जाते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो कोई रिटायर हो गया, कोई किसी को चोट वगैरह लग गई तो उसके प्लेस में उसे डाल दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 16, और जो एंजाइम है वो है जो ईएस कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है तुम्हारे 11, और जो फ्री बैठे हैं वो है 5 खिलाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो E0 या E0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E माइनस E प्लस ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से सिर्फ एंजाइम निकालूं, एंजाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, या यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E0 माइनस ES। गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ES अपॉन E इंटू एस अपॉन ES इज इक्वल्स टू KS, यही थी इक्वेशन फर्स्ट हमारी। अब इसमें E को यहाँ डाल देंगे, माइनस ES, ये हो गया E की वैल्यू इंटू S अपॉन ES इज इक्वल्स टू KS। अब इसको सॉल्व करोगे, S को पहले ये यहाँ जाएगा, आपने पढ़ा है ना, A माइनस B की पावर C इज इक्वल्स टू CA माइनस CB, ठीक है। वैसे ये भी होगा E0 S माइनस ES इंटू S अपॉन ES इज इक्वल्स टू KS। अब अपॉन 1 कर दो इसके, तो वज्रगुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा E0 या E0 S माइनस ES इंटू S इज इक्वल्स टू KS इंटू ES। यहाँ पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर तक तो इजी है, यहाँ पर तक तो कुछ है ही नहीं। अब क्या है इसमें, अब ध्यान से समझना क्या हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं, इसको हम यहाँ ले गए हैं। अब ये ना, ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वो इक्वेशन लेके आनी है। तो ये आप जब 5-6 बार बनाओगे ना इसको, तो आपको समझ आ जाएगा। S इज इक्वल्स टू, ये चला गया उठ के यहाँ, तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, KS इंटू ES प्लस ES इंटू S, ठीक है। इसमें अगर कोई किसी को कोई दिक्कत, अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो ये ES क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, CA प्लस CB, इसको आप कैसे लिख सकते हो, C कॉमन ले लिया, A प्लस B, ऐसे करते हैं ना, वैसे ही हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका, तो इसमें क्या कॉमन ले लिया हमने, ES कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, KS प्लस ES। अब देखिए, ठीक है, KS प्लस KS प्लस S, ES तो बाहर ले लिया ना हमने, KS प्लस S, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमको सिर्फ ES निकालना है तो ये आ जाएगा इसके नीचे, हम ES की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, तो ES इज इक्वल्स टू हो जाएगा E0 इंटू S अपॉन KS प्लस S, इसको भी आप ब्रैकेट में कर सकते हैं आपका। तो ये आ गई आपकी ES की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला है V0, या इसको हम बोलते हैं टोटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है K2 इंटू ES, ठीक है। वो K2 इंटू ES की बात क्या कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, E प्लस S इज इक्वल्स टू ES कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद E प्लस P, ये पढ़ा था ना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये K2 की बात कर रहे हैं, अभी हम K1 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ES की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड मान लो, इसकी वैल्यू यहाँ कर दो, तो V0 इज इक्वल्स टू K2, इसकी वैल्यू रख दो
E0 S अपॉन के एस प्लस एस। अब आपको पता होना चाहिए कि वी मैक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है। वी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका K2 इंटू टोटल एंजाइम, K2 इंटू टोटल एंजाइम कितना था, क्या था, E0। ठीक है, मुझे मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा अगर आप इसको एक दो बार और देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 होगी, इक्वेशन 5 होगी। अब इसमें जो V0 का जो V0 की वैल्यू है, मतलब अब हमें इसमें क्या करना है, जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर करना है। इक्वेशन जो 5th है उस इक्वेशन को हमको 4 में लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम, आपको पता है कि K2 इंटू E0, ये वाला K2 इंटू E0 ये क्या है आपका V मैक्स है। तो V0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। ये वैल्यू आपकी आ गई है, ये वैल्यू आपकी आ गई है। ये है आपका मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन। ठीक है, मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मैकेनिज्म ऑफ मेंटन करके दो साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, वो लोग ना इसको प्रूफ नहीं कर पाए y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। मतलब ये ऐसे बोलते हैं कि जिसका भी ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, जब तक सीधा ग्राफ नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ उसमें गड़बड़ है। इसका ग्राफ कैसे आ रहा था, इस तरह से हाइपरबोला ग्राफ आ रहा था, सॉरी ये प्लेटो कर्व आ रहा था इसमें। तो उन्होंने क्या बोला, हाइपरबोला ही बोलते हैं इसको, खैर। तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसे, कुछ एक साइंटिस्ट ने बोला कि हम इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो वो क्या था, डबल रेसिप्रोकल। तो उन्होंने क्या किया, इसको सबको अपोजिट अपॉन के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, अपॉन के फॉर्म में डाल दिया, मतलब अब यहाँ पर तो आपका मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन यहाँ पर तक खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है आपका डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन या प्लॉट है। तो वो कैसे, वो प्लॉट में क्या है आपका सेम यही इक्वेशन रहेगी। ठीक है, इसको इन्होंने 1 अपॉन में कर दिया है, मतलब ये था यहाँ पर V0। तो अब अगर ये 1 अपॉन V0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1 अपॉन V0 करो और इसको आप अपोजिट कर दोगे, पलट दोगे, तो ये हो जाएगा KS प्लस S अपॉन V मैक्स इंटू एस। इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस V मैक्स इंटू एस को पहले इसके नीचे ले जाओ, फिर इसको इसके नीचे ले जाओ, मतलब KS अपॉन V मैक्स इंटू 1 अपॉन एस भी लिख सकते हैं इसको, या इसी के साथ एस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, प्लस एस अपॉन वी मैक्स, या 1 अपॉन एस कर दो या सिंपल एस कर दो। ठीक है, तो एस से एस कैंसिल हो गया, कितना बचा, के एस अपॉन वी मैक्स 1 अपॉन एस और 1 अपॉन वी मैक्स। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका y, ये है आपका m, ये है आपका x, mx, सॉरी ये है आपका mx प्लस, सॉरी हाँ ये इंटू है ना, ये इंटू है, तो ये है आपका m, ये है आपका x और ये है आपका c। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका डबल रेसिप्रोकल कर्व है आपका। ठीक है, अगर आपको मैकेनिस-मेंटन इक्वेशन आ गई तो आप इसे भी जो है बना सकते हैं, इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसको आप ग्राफ में भी वो कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ग्राफ में प्लॉट, मान लो ये ग्राफ है आपका, इस तरह से ग्राफ होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें बताइए y कहाँ पर होता है, m कहाँ पर होता है, c कहाँ पर होता है। y ये होता है, m ये होता है और c जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y कितना है आपका 1 अपॉन वी नॉट, m कितना है आपका ks अपॉन वी मैक्स। ठीक है, x ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन क्या है, x का है, तो ये x हो जाएगा आपका 1 अपॉन एस और c ये है आपका
1/Vmax। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी सा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, अब तो बहुत थोड़े थोड़े, अब कोई भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको अगर समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा देखिए, मुझे नीचे कमेंट भी करिए। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने जो है थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिया, ऐसा भी संभव हो सकता है। दूसरा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने फ़ैन ऑफ किया है, इस वजह से भी थोड़ा सा मेरे को फास्ट चलना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब तो नॉर्मल है, सिर्फ हमको कंसेप्ट समझना है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच दोनों का सेम है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ, फटाफट खत्म कर देता हूँ मैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन बढ़ती रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जाते ही इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इसीलिए एंजाइम्स जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मैक्सिमम, बहुत सारे एंजाइम्स, कुछ को छोड़ के ज़्यादातर 90% एंजाइम जो है आपके क्या हो जाते हैं? फेड हो जाते हैं, और इस तरह से एक बेल शेप्ड कर्व हमको मिलता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पीएच, सेम यही आता है इफेक्ट ऑफ पीएच में भी। ठीक है, यहाँ से जाएगा एक लेवल पर पीएच यहाँ पर रहता है, उसके बाद कम हो जाता है। कहीं कहीं कुछ, जैसे आपके स्टमक में कुछ पीएच है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, उनका जो है जो डाउन कर्व है बहुत लेट आता है। ठीक है, सॉरी, बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर, ये हम मैक्सिमम मेजोरिटी में ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है इसमें भी बेल शेप कर्व हमें मिलता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर बन गया ES कॉम्प्लेक्स और उसके बाद बन गया E+P। तो प्रोडक्ट बढ़ते रहेगा अगर बहुत ज़्यादा, तो ये रिएक्शन कम होती रहेगी, क्योंकि वो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो एंजाइम क्यों रिलीज होगा? उसके लिए एंजाइम अपना काम करना बंद कर देगा। मान लो आपके पास जो है, आप अकेले हो और आप दनादन जो है 10-15 रोटी बनाए जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? रोटी थोड़ी और ज़्यादा बनाओगे? आप नहीं बनाओगे, आप कहोगे ख़त्म करो, क्योंकि भाई बहुत सारी रोटी पहले ही बन चुकी है, तो आप क्यों इतना एफर्ट मार के रोटी बनाओगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? जब प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुका है तो फिर एंजाइम ज़्यादा पेन नहीं लेता है और एंजाइम की एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। ठीक है, कुछ एक्टिवेटर्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज है आपका। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव होता है इसका, मैग्नीशियम है। ठीक है, और आपका बहुत सारे हैं, जिंक है आपका, कैल्शियम है आपका, ठीक है, कोबाल्ट है आपका, कॉपर है आपका, और सोडियम है आपका, पोटाशियम है आपका। ठीक है, ये कुछ ऐसे एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे एक्टिवेटर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। ठीक है, वो हो गया आपका इफेक्ट ऑफ, ये सब मैं नोट्स में दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टाइम। अब देखिए टाइम का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है भाई, टाइम का सिंपल सा यही इफेक्ट है कि अगर प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर पीएच है, तो टाइम कम लगेगा। ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो टाइम जो है कम लगेगा। कहने का मतलब है, अगर आपने स्टार्टिंग के 5 महीने या स्टार्टिंग के 6 महीने सेमेस्टर में बढ़िया से पढ़ाई करी है, तो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा और अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पूरे साल भर जो है कोई मेहनत नहीं करी है, मस्ती करी है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया है, तो आपको लास्ट में या तो आप कवर कर ही नहीं पाओगे और रिवाइज करना तो बहुत दूर की बात है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है। तो इतनी सी ये वीडियो थी, नॉर्मल सी, सिंपल सी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको, हाँ, इसमें एक पॉइंट और छूट गया, वो है इफेक्ट ऑफ लाइट। ये तो कहने की बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो यूवी रेज वगैरह में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जहाँ पर जो लाइट की बात है आपकी, इफेक्ट ऑफ लाइट जो है आपका बहुत ज़्यादा होगी, तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। मैं पूरा लिख देता हूँ, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।